हेलो बालक, चलिए जी, स्वागत है आपका इस एसएम मैराथन सेशन में। जैसा कि आपने प्रीवियस अनाउंसमेंट में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये एसएम का मैराथन रिवीजन आपके 3 सेशंस में कंप्लीट होगा। आज आपका सेशन 1 है 27 फरवरी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ पराशर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। डेफिनेटली आप इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, बहुत निहायत जरूरी जिसको कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। कहने का मतलब आप बहुत कैजुअल वे में प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार थॉरली अपने पेपर को कवर कर रखा होगा, पूरे सिलेबस को कवर कर रखा होगा, उसके बाद ही आप ये रिवीजन वीडियो देख रहे हैं। अभी एक बच्चे का फोन आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको। अभी एक बच्चे का फोन आया था कुछ दिन पहले। उसका कहना था कि सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो इमीडिएटली मुझे एक वीडियो दिखा जो 7 साढ़े 7 घंटे का वीडियो था जिसमें पूरे सिलेबस का रिवीजन था। तो मैंने क्या किया, उस रिवीजन के वीडियो को देखा और उसी से मैंने प्रिपरेशन करा, एग्जाम दिया और फेल हो गया। सो आइडिया बहुत सिंपल है। अब हो सकता है कि अब मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे एग्री नहीं करेंगे। हो सकता है आप यही बोलो कि सर ऐसा थोड़ी है, मैंने भी तो इसी तरह से पढ़ाई करी थी, मैंने भी रिविजनरी वीडियो देख के ही प्रिपेयर किया था और मैं एग्जामिनेशन पास कर गया, राइट। तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट वो एक जनरल फैक्ट नहीं है। जनरल फैक्ट यही है कि पहले हमें थॉरली तैयार करना चाहिए अपने पेपर को, फिर हमें रिवीजन करना चाहिए। जैसे मान लो अब कोई फ्रेंड है आपका और वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है, या कोई आपकी फैमिली में कोई है जो स्मोक करता है या ड्रिंक करता है। तो हमने कहा भाई वो स्मोक और ड्रिंक करते हैं और वो 80-85 साल के हो गए। मेरा एक जानकार है जो बहुत रैश ड्राइविंग करता है और वो पिछले 20 साल से रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसका कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। ये ड्रिंक और स्मोक करते हैं, 80-85 साल के हो गए, इनको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे क्यों होगा? मुझे भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। ऐसा होता नहीं है ना। सो इट मे बी हार्मफुल अगर आप डायरेक्टली रिविजनरी वीडियो से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये बताना मेरा काम था यार, मतलब मुझे बताना ही था, राइट। यू नो आई एम नोन फॉर इट। ये रूट जरूर है, थोड़ा हार्श लगेगा, बट दिस इज द फैक्ट। एनीवे, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 को। और चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में टोटल 5 चैप्टर हैं आपके पास। सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस लिंक में आप जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो आपका ये मास्टर बुक है, ये मास्टर बुक आपको इमीडिएटली भेज दिया जाएगा अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो। लिंक बहुत पहले से शेयर कर दिया गया था आप लोगों के साथ, ताकि आप रजिस्टर करके मास्टर बुक मंगवा लो। नाउ सी दिस, टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, इसका नाम है, वैसा ही चैप्टर है, इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, राइट। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं एग्जामिनेशन के बारे में आपको। जनरली ऐसा होता है कि जब कोई टफ एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हो ना और इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो उस कंडीशन में आंसर्स परफेक्शन के साथ नहीं जाते हैं और मार्क्स नहीं आते। तो आपको ये समझना होगा, आपको इस बात को भी समझना होगा, आईसीआई कई तरह से सवाल पूछता है, आईसीआई कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता है एग्जामिनेशन में, और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको तैयार रहना होगा, है ना। उसके लिए कोई शुगर कोटिंग की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं जी बहुत आसान सवाल आने वाला है, ऐसा सवाल आने वाला है, वैसा। प्रिडिक्शन किया ही नहीं जा सकता कि वो किस क्वेश्चन को कहां से उठा के डाल दें, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं बताऊं पहले आपको, इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, इस चैप्टर में आपके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आपको सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब समझना है, आपको स्ट्रैटेजी का मतलब समझना है, स्ट्रैटेजी के पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाले कॉन्सेप्ट को समझना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझना है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को समझना है, साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट को कवर करना है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर करना है, और आपको कवर करना है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों लेवल के बारे में पढ़ना है और नेटवर्क रिलेशनशिप को आपको समझना है, उन लेवल्स का। ये सिलेबस है चैप्टर 1 का, राइट। So let's begin. So first topic we are going to see here is the meaning and nature of strategic management. तो जनरली क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जामिनेशन में। हाँ, इस कंसेप्शन को भी, इस मिथ को भी तोड़ चुका है आईसीआई। पहले टॉपिक से ही क्वेश्चन आया था। आप याद करो, न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट, और बड़ा शॉकिंग था बहुत सारे बच्चों के लिए। सो मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ यू नो दैट, है ना, इट्स अ प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। अब सिंपल शब्दों में इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को अगर मार्केट प्लेस में जीतना है,
विन करना है, नंबर 1 के पोजीशन को अचीव करना है, इन दैट केस दैट कंपनी नीड टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसको यूनिकनेस अचीव करना होगा, उसको कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं देते, तभी जाके वो नंबर 1 प्लेस को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि तभी जाके वो कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकती है, ग्रो कर सकती है, प्रॉस्पर कर सकती है। तो ये कैसे किया जाए, हाउ टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हाउ टू क्रिएट यूनिकनेस, फॉर दैट पर्पस वी हैव अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये बड़ा ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है, राइट। व्हाट वी डू हियर इज द SM इज अ प्रोसेस दैट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक to put their firms in the best possible position to compete successfully in the marketplace. So how the company is going to compete successfully in the marketplace? इसके लिए we have a process. और मैंने आपको बताया how can you place, जब हम पोजीशन की बात करते हैं या फिर हम सक्सेसफुल होने की बात करते हैं मार्केट प्लेस में, तो उसका क्या तरीका है, एक ही तरीका है, एंड दैट तरीका इज बेसिकली व्हाट, यूनिकनेस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे इस पे, अभी सही समय नहीं है इस पे ज्यादा डिस्कशन करने का, ठीक है। अब सवाल आता है कि इफ इट इज अ प्रोसेस, इसके क्या एक्टिविटीज है, क्या स्टेप्स है इसमें। SM इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर के स्टेप्स को या इस प्रोसेस के एक्टिविटीज को हम किस तरह से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फ्रेम आवर विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन के बाद देयर इज एनालिसिस, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑलवेज गोइंग ऑन। देन वी फ्रेम आवर ऑब्जेक्टिव्स, और फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, एंड देन आफ्टर वी गो फॉर फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट करते हैं, एंड देन आफ्टर वी इवैल्यूएट आवर परफॉर्मेंस। तो SM के प्रोसेस को एक सिंपल तरीके से हमें कैसे ध्यान में रखना है, तो व्हाट वी से इज कि SM इज अ प्रोसेस इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मिशन एंड विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन से हम क्या जनरेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है हमारे पास, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, जनरेट, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट इसको कहते हैं। देन आफ्टर वी हैव द इंप्लीमेंटेशन, देन आफ्टर वी हैव द कंट्रोल। अब ये यहां मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। यहां मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो रेलेवेंट चीजें है ना, जहां जो रेलेवेंसी जिस चीज की है, जहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं वहीं उसको हाईलाइट करूंगा, राइट। आपको भी क्लैरिटी रहेगी, अभी बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। सो व्हाट इज SM, क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज SM। तो हम कहते हैं SM एक प्रोसेस है जिसके तहत बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ट्राई टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू लीड इन द मार्केट प्लेस, राइट। SM के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं, तो विजन मिशन बनाते हैं जी हम अपना, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएट एंड कंट्रोल करते हैं। ये सारे एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट कर सके, ताकि हम अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, एज सिंपल एज इट इज। इतना तो ध्यान में हो गई, राइट। जो पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली योर मैनेजमेंट। ये आपका पहला प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द मैनेजमेंट, राइट। तो मैनेजमेंट का एक जनरल मीनिंग हमारे दिमाग में क्या रहता है, बचपन से क्या पढ़ते आए हो, डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, एंड समवन हु डू दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनेजर। तो राइट थिंग्स एंड डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनेजमेंट, और जो इसको करता है उसको मैनेजर कहते हैं। राइट थिंग्स एंड राइट मैनर का क्या मतलब है, और ये सिंपल सी बात है, देखो राइट थिंग्स का मतलब है राइट डिसीजन, राइट मैनर का मतलब है राइट एग्जीक्यूशन। तो राइट डिसीजन एंड राइट एग्जीक्यूशन, इसका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, राइट। सो राइट डिसीजन एंड, देखो हमेशा याद रखना है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, इसको बहुत बारीक से आपको समझना होगा, बहुत बहुत आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। अगर बहुत सिंप्लीफाई करके अगर आप इसको समझोगे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ठीक है, एग्जामिनेशन में हो सकता है कि जैसे तैसे पास कर भी जाए, बट लाइफ में कभी भी इस पेपर को यूज नहीं कर पाओगे। और आपके पास यही मौका होता है सीखने का भी, और दोनों लेवल के लिए, एग्जाम के लिए भी और रियल लाइफ के लिए भी। तो ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट्स को। व्हाट वी से, राइट थिंग्स इन राइट मैनर, तो हमने कहा राइट डिसीजन लेना और राइट वे में उसको एग्जीक्यूट कर देना। अगर गलत डिसीजन है और आपका एग्जीक्यूशन सही है, तो भी वो मैनेजमेंट तो गुड मैनेजमेंट नहीं हुआ। लाइकवाइज अगर डिसीजन सही है लेकिन आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पा रहा है, तो भी वो राइट मैनेजमेंट नहीं हुआ। ये तो जनरल कंसेप्शन हुआ मैनेजमेंट का। जब हम मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली डिफाइन करने जाते हैं, तो टर्म जो ये है ना मैनेजमेंट, दिस टर्म कैन बी अंडरस्टूड इन टू सेंसेस। और बड़ा जनरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप समझो इसको कैसे। आप जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो तो आप कहते हो ना कि ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट,
टॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? तो आप जानते हैं कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर इंटरेस्टेड विद द गवर्नेंस इश्यूज, और आप कह सकते हो इंटरेस्टेड विद अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो आपका टॉप मैनेजमेंट होता है, जो मेजर डिसीजंस लेता है, जो स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्टीयर करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको आप टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। करेक्ट कहते हो ना? तो वो जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी आपको किस तरह से दिख रहा है? दैट्स नथिंग बट अ मैनेजमेंट। तो टर्म मैनेजमेंट कैन बी सीन एज अ की ग्रुप ऑफ पीपल या की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की। ठीक है, उसको भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन अभी हम क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहा आपको कि मतलब इस रिवीजन में भी, रेगुलर लेक्चर में तो आप सीखते ही हो, बट इस रिवीजन में भी आप हर एक स्ट्रैटेजी को इन डेप्थ स्टडी करने जा रहे हो, हर एक स्ट्रैटेजी की बारीकियों को आप समझने जा रहे हो। तो ये, और यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। जैसे आप प्लानिंग की बात करते हो, आप कंट्रोलिंग की बात करते हो, आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हो, आप डायरेक्शन देने की बात करते हो। ये सारे के सारे प्रोसेसेस को आप यहाँ पढ़ोगे एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कल के डेट में व्हेन यू बिकम अ सीएफओ और सीईओ, तो आप प्लानिंग करोगे ना, आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे, आप डायरेक्शन दोगे अपने स्टाफ को, आप कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करोगे। तो ये क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेट ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। So management can also be seen as a set of processes and functions like planning, organizing, staffing, controlling, directing. And management can also be seen as a key group. तो दो चीजों को ध्यान में रखना है, की ग्रुप एंड सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। इस दो सेंसेस में मैनेजमेंट को देखा जा सकता है। तो यहाँ एक सवाल बनाया जा सकता है, मतलब हम सवाल से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। सिंपल तरीके से याद रखना है हमें। क्या पहली बात? क्या इट्स अ की ग्रुप। एक सेंस में क्या आ गया? की ग्रुप। और दूसरे सेंस में क्या हो गया? इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। अब ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो यही तो करते हैं सर, यही की ग्रुप करते हैं। अब इसके लिए कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है, यही तो कर रहे हैं। तो ये जो की ग्रुप की जब हमने बात करी ना, हु आर इन चार्ज ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो एक्चुअली कर रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। सो इट्स अ की ग्रुप इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो की ग्रुप है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स का जो उनके अंदर होता है। अफेयर्स में क्या है भाई? वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग की आप बात करते हैं। ब्रिंग्स टुगेदर एंड इंटीग्रेट रिसोर्सेस। लुक, बहुत अच्छा कहा है माइकल पोर्टर साहब ने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिसोर्स है ये अपने आप में, मतलब रिसोर्स इन इटसेल्फ इज टोटली नॉन इंपॉर्टेंट। जैसे आप कहते हो कि किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल, बहुत पैसा है, ठीक है, बट दे डोंट हैव एनी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट और दे डोंट हैव एनी विजन फॉर द फ्यूचर। पता उस पैसे का होगा क्या? वो तो आइडल कैश। दैट कैश इज नॉट गोइंग टू गिव रिटर्न, राइट? और इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट आरओआई, देन फिर उसका क्या मतलब है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिसोर्स होता है ना, क्या कहना था पोर्टर साहब का, जो रिसोर्स होता है ना, ये अपने आप में रिसोर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तब तक जब तक उन रिसोर्स को डिफरेंट प्रोसेसेस में इंप्लीमेंट ना किया जाए और सही तरह से उसको ऑर्गेनाइज ना किया जाए। So it's the duty of the management to integrate and organize those resources to make organization a functioning whole. एक यूनिफाइड बॉडी की तरह ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। तो ब्रिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेट रिसोर्सेस, मोबिलाइजेज एंड यूटिलाइजेज डाइवर्स रिसोर्सेस। कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान में रखना है इसको। The success or failure of the organization is largely dictated by the competence and the character of the management. हमने कहा नोकिया फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? तो जाहिर सी बात है, पुअर मैनेजमेंट was one of the biggest reason, right? So मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस का इंपैक्ट कंपनी के सक्सेस और सर्वाइवल पे डेफिनेटली होता है और डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। कीप्स ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस एंड मेंटेन अ बैलेंस। तो सर्टेनली ये जो की ग्रुप है, दे आर ऑल they are certainly responsible to keep organization changing as per the changes in the environment. Look, जैसे हम कहते हैं this is the era of what? Digital transformation. So every company is doing that. हर एक कंपनी कर रही है ना। तो मैनुअली से पूरी तरह से आपको शिफ्ट होता हुआ, पैराडिज्म शिफ्ट आप कह सकते हो, उसको पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया ओवर 2 decades. तो why it is happening? एंड अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या होगा? दैट ऑर्गेनाइजेशन विल कोलैप्स। तो आइडिया बहुत सिंपल है, दैट दिस की ग्रुप विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बैलेंस विद द एनवायरमेंट एज वेल। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस, फिट
का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को बदलते रहना। हमेशा इसमें कॉन्सेप्ट में किसको ध्यान में रखना है, चार्ल्स डार्विन को ध्यान में रखना है। रिसोर्सेज भी किसको भी ध्यान रखना है, माइकल पोर्टर को ध्यान में रखना है। चार्ल्स डार्विन का नाम क्यों लिया मैंने, चार्ल्स डार्विन में क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट का क्या मतलब था, फिटेस्ट का मतलब था फिट विद द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट के साथ जिसका बैलेंस है वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट होना जरूरी नहीं है, सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट होना जरूरी है, राइट। और ये किसकी जिम्मेदारी है, तो उसी की ग्रुप की जिम्मेदारी है। सो पहला एंगल क्या हो गया मैनेजमेंट का, द की ग्रुप ऑफ पीपल या की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड मोबिलाइज द रिसोर्सेज, whose competence will decide the success or failure of the company, right, who are responsible to maintain balance with the environment and so on, correct। अब बात करते हैं इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस की। अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरीड आउट बाय द मैनेजमेंट। व्हाट मैनेजमेंट, हम कहते हैं सर दिस मैनेजमेंट। अब ये जो फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को कैरी आउट कर रहे हैं ना, उसको भी तो हम मैनेजमेंट ही कहते हैं। व्हाट वी आर स्टडीइंग इन क्लासरूम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड you are learning it, you are learning the processes, you are learning different techniques, practices, और इसको जाके आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। when you will be the CFO of the company, the CEO of the company, तो उस समय आप क्या हो, आपकी ग्रुप में हो, है ना। क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो आप, कहते हो सर वो फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, these are basically set of related functions and many other functions will be included. So determination of goals, design of the organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of tasks and resources among the personnel and activity units, and installation of control system to ensure that what is planned is achieved. These all are basically nothing but the functions and processes being implemented or executed or carried out by the management, and that management is nothing but the key group. So whenever they ask what is management, तो आपके तो management is nothing but the doing right things in right manner. सिंपल से एक डेफिनेशन ध्यान में रखना, ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। और हम कहेंगे मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन टू सेंसेस, एक की ग्रुप हो गया, एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट। सो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, जैसे अपन जब हम रेगुलर लेक्चर करते हैं तो क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक वर्ड होता है मैनेजमेंट, एक वर्ड होता है स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बट यहाँ नहीं कर पाएंगे, हम टाइम का कॉन्स्टेंट है। दूसरा टर्म होता है स्ट्रैटेजी। पहले हमने मैनेजमेंट को समझ लिया, फिर हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन मिल जाता है। एक्जैक्टली उसी फैशन में हम चल रहे हैं। यू अंडरस्टूड द मैनेजमेंट, नाउ टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। सो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी। तो हम कहते हैं कि देखो सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से सुनो इस बात को। किसी भी मार्केट प्लेस में यू कैन नॉट बी बेस्ट, कोई भी कंपनी बेस्ट नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस, कस्टमर का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो अलग अलग होता है। अलग मतलब दे आर डाइवर्स नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट। अगर आप मान लो आप 3-4 दोस्त हो तो चारों दोस्तों की लाइकिंग सेम नहीं होती है। अगर आप गाड़ी की ही बात करोगे, देखो सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी मैं अगर आप चारों दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो भी आप जब खरीदने जाओगे ना, तो आपके चॉइसेस डिफर कर जाएंगे। सो ऐसे सिचुएशन में कोई भी प्रोडक्ट अगर चाहे, कोई भी कंपनी चाहे कि वो मार्केट प्लेस में बेस्ट बन जाए, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। तो सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ वॉर। हम कहते हैं द रूल ऑफ वॉर इज वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू बी यूनिक इन द आईज ऑफ योर कस्टमर। आपको ये देखना होगा कि भाई आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, और उस टारगेट मार्केट को आप किस तरह से सेटिस्फाई करोगे, उसके नीड्स को समझना और एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करना जो उनके नीड को एग्जैक्टली मैच करता हो, जिसके मदद से आप उनके माइंड में एक यूनिक पोजिशनिंग को अचीव कर सको। दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। एक फैसिनेटिंग मतलब आप कॉन्सेप्ट इसको समझने की जरूरत है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर अप्लाइंग नाउअडेज, और ये जरूरी है क्योंकि जब हम बिजनेस वॉरफेयर की बात करते हैं, दिस इज द ओनली टूल थ्रू विच यू कैन विन द वॉर। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो नो कंपनी कैन बी बेस्ट इन द मार्केट प्लेस, बीइंग बेस्ट इज अ मिथ। Certainly you will have to create uniqueness, or you will have to create competitive advantage, and to do that there is something called as strategy. Can a strategy be said as a plan of action? Yes, it can be, and that is totally conditional. A strategy, a policy can be a part of the strategy. Yes, okay, a plan, strategy, yes. Decision and action, strategy, yes. आपके तो policy हो, प्लान हो, डिसीजन एंड एक्शन हो, इसको स्ट्रेटजी कहा जा सकता है, प्रोवाइडेड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और द यूनिकनेस। सो सब्जेक्ट टू कंडीशन, बस आपको एक बात को ध्यान में रखना है, इफ समथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देन यस इट इज अ स्ट्रेटजी। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लान ऑफ एक्शन, इट हैज लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन इट। सो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज। व्हाट काइंड ऑफ इमेज यू
are trying to create, what kind of company you are trying to create. So certainly we're talking about the vision, direction and destination. That is what it wants to be, what it wants to do, and how it wants to do things, and where it wants to go. It's a long range blueprint. आप क्या बनना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, किस तरह का कंपनी फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हो, इसका एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट बेसिकली आप क्या कह सकते हो, स्ट्रैटेजी कह सकते हो. एक डेफिनेशन आपको याद रखना है ग्लुक साहब का, विलियम एफ ग्लुक. एक डेफिनेशन याद रखना है, क्या बोलोगे? A unified, comprehensive and integrated plan designed to ensure that the basic objective of the enterprise are achieved. क्या क्या ध्यान में रखना है? तो आप बोलोगे सर यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान. Unified, comprehensive and integrated plan. Unified, comprehensive and integrated plan, right? Designed to ensure that the basic objective of the enterprise are achieved. Yes, it is unified. एक बात और दिमाग में रखना बहुत क्लियरली, जब आप स्ट्रैटेजी की बात करते हो ना, whenever a company is applying a strategy, entire organization will follow the same direction. So it cannot happen like कि business level पे कुछ और हो रहा है, function level पे कुछ और हो रहा है. बिल्कुल भी नहीं. Proper alignment होता है. आगे मैं आपको सिखाऊंगा. So whenever you are managing a company strategically, you will be creating a unified company. It is comprehensive because all elements will be considered and certainly highly integrated plan of action होता है ये. तो जैसे हम कहते हैं कि टॉप लेवल पे, at the corporate level we have decided about the, let's say, growth. So at the business level we applied something called as, let's say, product development or something like that. So या plant location हमने decide किया. Then we go to the function level and production, marketing, HR, etc. उसी डायरेक्शन में काम करते हैं. तो पूरा क्लोज आप कह सकते हो वेल अलाइंड होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट्स अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ एक्शन व्हिच इज डिजाइन टू इंश्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके. ये ग्लुक साहब का डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा. ठीक है, अब कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको सुनते चलो और समझते चलो. राइट, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्लियर होगा. क्या बोलोगे? यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू एश्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस आर अचीव्ड. दैट्स इट, है ना, सिंपल. इज इट बीइंग बेस्ट? हम बोलेंगे नो, ये कोई बेस्ट होने का होड़ नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी कहता है कि कोई कंपनी बेस्ट हो ही नहीं सकती. तो कैसे ये हो सकता है? तो हम कहते हैं सर देयर इज वन वे टू अचीव द डिजायर्ड पोजीशन इन द मार्केट, एंड दैट इज बाय क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और यूनिकनेस. व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और यूनिकनेस? तो आप बोलोगे सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब तो वी आर ऑफरिंग समथिंग व्हिच इज नॉट बीइंग ऑफर्ड बाय आवर कॉम्पिटिटर्स. अगर मेरा कॉम्पिटिटर वो चीज ऑफर नहीं कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, देन आई एम हैविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. करेक्ट. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है आवर कस्टमर्स आर कंसीडरिंग अस यूनिक. कौन से कस्टमर? सारे सब हमारे कस्टमर है नहीं. हम कहते हैं सर टारगेट मार्केट, हमने किस पे फोकस करके रखा हुआ है. अगर वो हमें यूनिक कंसीडर करें देन इट्स ओके, देन इट मींस वी हैव यूनिकनेस एंड वी आर गुड. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट. हम कहते हैं ठीक है, अगर स्ट्रैटेजी इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी सेड दैट द रूल ऑफ द गेम ऑफ business is a strategy, because strategy will help you to create competitive advantage and that will ultimately help you to win. So इसका मतलब है कि strategy is something which is beyond the management. आता है, इंप्रेशन दिमाग में आता है, सोचोगे तो. अगर सोचना नहीं चाहते हो ना दोस्त, तब तो दिक्कत है. राइट. हम कहते हैं देखो, कोई भी ऐसा जो अननेसेसरी प्रेशर हमारे दिमाग में क्रिएट करता है ना लाइफ में, कुछ भी ऐसा जो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है, उसे हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, उसे हमें आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहिए. बट जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, तो आपके अंदर आपको इतनी ताकत तो जरूर पैदा करनी चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ सोच सको. अगर आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसका मतलब समझ सको. कोई लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर जा सको, यार उसके बारे में सोच सको 2 मिनट. राइट. ये काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए. तो अभी जब आपने स्ट्रैटेजी को पढ़ा, तो स्ट्रैटेजी आपको नहीं लग रहा था कि सर ये कुछ भिस पितामा टाइप का चीज है ना, उसके सामने मैनेजमेंट तो बड़ा कुछ जनरल बात की तरह सेंस आ रहा है. तो क्या ऐसा हो सकता है कि द कंपनी विच इज फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वहां हमें एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की जरूरत ना हो, स्ट्रैटेजी ही इतना स्ट्रांग हो कि हमें मैनेजमेंट की जरूरत ना हो? तो आप बोलना कि बिल्कुल भी नहीं, है ना. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है एक बार आपके. तो स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. बिल्कुल भी नहीं. स्ट्रैटेजी एक साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं हो सकता. इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल. अब आपको ये समझ के रखना है हमेशा दिमाग में कि स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं होता, बिकॉज स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सिंपल सा लाइन याद है, क्या बोलोगे? स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट आपको फ्यूचर में दिखता है, करंट में नहीं दिखता कुछ भी. अगर आप सोचोगे ना मेरे को इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, उसके लिए आप एसएम यूज कर रहे हो, मत करो भाई, मत करो. क्योंकि आपको इमीडिएट में तो खर्चे ही होंगे दोस्त. आपको बहुत पैसा लगाना होगा, बहुत टाइम लगाना होगा, बहुत एफर्ट लगाना होगा, कंसल्टेंट वगैरह को लाना होगा, है ना, बहुत झंझट है. तुरंत आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है, बट सर्टेनली ये आपको फ्यूचर में रिजल्ट देगा. और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं. मैंने क्या बोला अभी आपको, स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी का अपना रंग आने में ना लंबा समय लग जाएगा.
तो इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट फ्लॉलेस, है ना, इट्स नॉट ऑप्टिमल. व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट परफेक्ट? बिकॉज देयर मे बी मिस्टेक्स. और ऐसा हो सकता है जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं मिला मुझे, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए जिसकी वजह से हमारा स्ट्रैटेजी फिट मेंटेन ही नहीं रहा. ऐसा भी हो सकता है एनवायरमेंट में किसी तरह का बदलाव हो गया जिसकी वजह से हमारा स्ट्रैटेजी टोटली इनइफेक्टिव हो गया. इट्स नॉट अ रामबान, याद रखना, राइट? इट्स नेवर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल. इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल. तो हम कहते हैं सर देन व्हाट, अगर आप कह रहे हो ना कि एनवायरमेंट चेंज हो गया तो मेरा स्ट्रैटेजी जो है वो तो बेकार हो गया, हम कहते हैं नहीं. तो इसका हम इलाज करके चलते हैं, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी. तो स्ट्रैटेजी इज नेवर रिजिड, यू कैन नॉट कीप इट रिजिड बिकॉज एनवायरमेंट इज हाईली डायनामिक. एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था, चार्ल्स डार्विन साहब का कहना था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. So if you want to have the result of your strategy, you will have to keep your strategy flexible, so to adjust yourself according to the changes in the environment. And there will be a lot of unfolding events in the environment, or totally unanticipated. जब आपने strategy को formulate किया, we have considered certain premises. We have taken some assumptions, and whatever assumptions we have taken at the time of formulation of strategy won't be same always. उसकी accuracy compromise होती है फ्यूचर में, क्योंकि environment change होता है और जो वो फैक्टर्स बदलते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. तो कब कैसे चेंज करोगे अगर वो रिजिड है तो? सो फ्लेक्सिबिलिटी इज मस्ट. Strategies get flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies, pressure, and avoid failure and frustrations. In a sound strategy, allowances are made for the possible miscalculation and unanticipated event. तो हमने किसी इवेंट को एंटिसिपेट नहीं किया था, किसी तरह की इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, किसी तरह का मिसकैलकुलेशन होता है, तो इसके लिए प्रोविजंस होने चाहिए हमारे स्ट्रैटेजी में ताकि हम अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकें और उस चेंज्ड एनवायरनमेंट में भी हम सर्वाइव कर सकें. राइट, नेक्स्ट आ जाओ. अगला कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव. अभी हमने कहा था ना सर, अभी हम जो समझ रहे थे एक्चुअली वही है ना. आपने कहा कि वी हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, वी हैव अ स्ट्रैटेजी, वी कैरीड ऑन, राइट. लेकिन क्या हुआ फ्यूचर में, एनवायरनमेंट चेंज हुआ. तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो हमें हमारी स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ा. जब हमने हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, क्या वो सेम रहा जो हम शुरू में लेके चले थे? नहीं, बदल गया. यानी कि जब लास्ट में जाके मैं देखता हूं जो मेरा फाइनल स्ट्रैटेजी है उसमें तो दोनों वाला पार्ट है ना, चेंज से पहले वाला भी पार्ट, चेंज के बाद वाला भी पार्ट. इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. कनेक्टेड कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है. देखो क्या हो रहा है. एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेस, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जो नो हाउ हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका स्ट्रेंथ है, आपके वीकनेसेस हैं, आपकी कंपटीशन कैपेबिलिटीज एंड सो ऑन, इन सब के आधार पे यू फ्रेम योर स्ट्रैटेजी. तो जो उसको हम इंटेंडेड स्ट्रैटेजी कहते हैं. तो आपने क्या किया, अ न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड्स. तो पहले से जो हमारा स्ट्रैटेजी आ रहा था और हमने क्या किया, जो न्यू इनिशिएटिव्स हम लेके आते हैं, तो ये मेरा इंटेंडेड स्ट्रैटेजी है जिसको हमने क्या किया, रोल आउट किया. क्योंकि हम पास्ट एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को भी हम यूज करते हैं. तो ये जो आपका इंटेंडेड स्ट्रैटेजी है ना, इसको प्रोएक्टिव कहा जाता है. क्योंकि हमने क्या किया, एनवायरनमेंट को स्टडी किया, हमने प्री प्लान किया और स्ट्रैटेजी को रोल आउट किया. तो ये क्या हो गया, प्रोएक्टिव हो गया. ठीक है. बट क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? तो आप बोलते हो नहीं. What happens here, you will have to take adaptive reactions. क्योंकि over the period of time आप देखोगे कि environment change हो रहा है, because environment is highly dynamic. It is always changing. It is ever changing. तो जैसे ही environment change होता है तो accordingly आपको adaptive reactions लेने होते हैं, देने होते हैं. और जैसे ही आपने adaptive reactions किया to changing circumstances, तो नया element आया. ये जो नया एलिमेंट आ रहा है ना, जो आपका एडाप्टिव रिएक्शंस है, दिस इज योर रिएक्टिव. क्योंकि ये आपने रिएक्ट किया, ये एडाप्टिव रिएक्शंस है टू द चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिव. तो वी हैव द प्रोएक्टिव, वी हैव द रिएक्टिव. हाँ, प्रोएक्टिव में क्या होगा कि हो सकता है कि उसके कुछ एलिमेंट्स को हमें अबैंडन करना पड़े. और फाइनल स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन होता है कंपनी का स्ट्रैटेजी का, वो पार्टली प्रोएक्टिव रहता है, पार्टली रिएक्टिव रहता है. दोनों एलिमेंट्स वहां होते हैं, तो इसलिए कहते हैं पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव इज. इस पे जनरली केस क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. आपको ये देखना है कि अगर कोई केस पढ़ने के दौरान आपको बस ये देखना है कि अगर कोई कंपनी, अच्छा बहुत क्लियर इंडिकेशंस होता है एग्जाम में, ये देखना है कि कोई कंपनी इनोवेटिव है, उसने पहले R&D किया, पहले प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को लॉन्च किया, किसी दूसरी कंपनी ने उसको कॉपी किया. तो जिसने लॉन्च किया प्रोएक्टिव, जिसने कॉपी किया रिएक्टिव.
बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। जिसे जो प्री प्लान दिखे तुरंत उसको पकड़ो, क्या बोल दो, उसको प्रोएक्टिव कह दो। और जो कॉपी करता हुआ दिखे या जहां एडाप्टिव रिएक्शन दिखाई दे तो उसको क्या बोल दो, आप रिएक्टिव बोल दो। इट इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट स्ट्रैटेजीज की। हमने क्या कहा, व्हाट इज करंट स्ट्रैटेजी? सो दिस इज माय प्रोएक्टिव। ये हमारा क्या हो गया, करंट स्ट्रैटेजी का मतलब प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। देखो, a company's current strategy flows from both past actions and the approaches. Past action और approaches से flow हो रहा है करंट स्ट्रैटेजी। Some actions and strategies are working well enough to continue. हमेशा याद रखना है इस बात को हमें। कुछ actions और strategies ऐसी होती हैं तो ठीक ठाक रहती है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। न्यू मैनेजरियल डिसीजंस आर मेड टू स्ट्रेंथन द कंपनीज पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस। अब कुछ जो अच्छे हमारे एक्शंस थे, स्ट्रैटेजीज थे, उसको तो हमने कंटिन्यू किया, साथ ही साथ अपने नए मैनेजरियल डिसीजंस को ऐड किया अपने पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए। सो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। इसलिए हम कहते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है। डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव। क्योंकि जो हमारा लेटेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, जो हमारा फाइनल स्ट्रैटेजी होता है, दैट इज ऑलवेज मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। सो पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव। इट स्टेम्स फ्रॉम द मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ कंपनी सिचुएशन। मैनेजमेंट ने क्या किया था शुरू में, कंपनी को एनालाइज किया, मैनेजमेंट ने अपने रिसोर्सेज को देखा, नो हाउ को देखा, एक्सपीरियंसेस वगैरह को यूज किया था और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया था। दैट वाज द प्रोएक्टिव। Management decide how to position the company in the marketplace. The goal is to compute for the customer's attention and the patronage. So this is by proactive. As far as the reactive is concerned, it is the adaptive reactions to the changing environment. Not all strategic moves are planned in advance. This is what we have to keep in mind. हमने क्या कहा कि पहले से कुछ हमारे पास strategies थे which are good enough to continue with, और कुछ नए मैनेजरियल डिसीजंस को ऐड किया गया ताकि हम अपने पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सके। तो मेरा प्रोएक्टिव बना, एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी बना, इंटेंडेड था मेरा वो, हम ये करना चाह रहे थे। जब हमने उसको रोल आउट किया, एनवायरमेंट में बहुत तरह के चेंजेस हुए, तो फिर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी आया जहां हमने एडाप्टिव रिएक्शंस दिखाया। तो जो मेरा फाइनल स्ट्रैटेजी था वो दोनों का मिक्सचर था, प्रोएक्टिव का और रिएक्टिव का। तो सब इससे क्या लर्निंग मिलती है कि सारे स्ट्रैटेजिक मूव्स प्री प्लान नहीं होते, है ना, क्योंकि रिएक्टिव तो पहले से प्लान नहीं था, प्रोएक्टिव वाला पार्ट प्लान था लेकिन रिएक्टिव वाला तो पहले से प्लान नहीं था। सो नॉट ऑल स्ट्रैटेजिक मूव्स आर प्लान्ड इन एडवांस्ड। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और मार्केट चेंजेस कैन अफेक्ट द स्ट्रैटेजी। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो अकॉर्डिंगली हमें हमारे स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है। व्हेन कंडीशंस शिफ्ट और प्रॉब्लम अराइजेस, एडजस्टमेंट्स आर नीडेड। अ कंपनीज स्ट्रैटेजी इज आल्सो अ रिस्पांस टू अनफॉरसीन डेवलपमेंट्स। अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट जो हम पहले से, जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, उसके रिस्पांस में भी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना जरूरी होता है। स्ट्रैटेजी अडॉप्ट्स टू चेंज विद इन द बिजनेस एनवायरमेंट एंड द कंपनी इटसेल्फ। दोनों तरह के चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस मे बी द इंटरनल एनवायरमेंट, चेंजेस मे बी इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। उन चेंजेस के रिस्पॉन्स में भी हमें हमारे को एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है। तो वी हैव द प्रोएक्टिव, वी हैव द रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या कहा हमने कहा सर ऐसा है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज, नो हाउ, एक्सपीरियंस, पास्ट ट्रेंड, पास्ट स्ट्रैटेजीज, पास्ट एक्शंस के आधार पे अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करता है, जहां कुछ मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं ताकि हम अपने पोजीशन को फ्यूचर में बेटर कर सके। दिस इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ये प्री प्लान्ड होता है और जाहिर सी बात है थॉरो एनवायरमेंट एनालिसिस के बाद इस स्ट्रैटेजी को डेवलप किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, डायनामिक है, तो जो हमने एजम्पशंस आज लिए हैं एनवायरमेंट के बारे में वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। एनवायरमेंट में कई तरह के चेंजेस होंगे भविष्य में और उस चेंजेस के रिस्पांस में हमें हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ सकता है। तो देन कम्स एडाप्टिव रिएक्शंस, और ये जो एडाप्टिव रिएक्शंस हैं इसको हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो हमारा लेटेस्ट स्ट्रैटेजी होता है वो हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ जो बहुत पहले से चला आ रहा है, कुछ जो हमने नया एडाप्टिव रिएक्शंस उसमें ऐड किया होता है। इसलिए कहते हैं स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अब थोड़ा सा डिविएशन समझो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्रैटेजी शुड बी मोर प्रोएक्टिव लेस रिएक्टिव, क्या बोलोगे? बोला करेक्ट, हमें ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, कम रिएक्टिव होना चाहिए। क्योंकि याद रखो रिएक्शन आपने किया है एनवायरमेंटल चेंजेस को, प्रोएक्टिव का मतलब आप प्री प्लान्ड है। अगर आप ज्यादा प्रोएक्टिव है इसका मतलब ज्यादा इवेंट को आपने एंटिसिपेट किया, आप ज्यादा फ्यूचर को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्लानिंग करी है। तो वी शुड बी मोर प्रोएक्टिव लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द प्रोएक्टिव। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन में कि स्ट्रैटेजी इज ओनली प्रोएक्टिव, बोलना गलत। स्ट्रैटेजी इज ओनली रिएक्टिव, बोलना गलत। स्ट्रैटेजी इज मोर रिएक्टिव लेस प्रोएक्टिव, बोलना गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजी शुड बी मोर प्रोएक्टिव लेस रिएक्टिव। और दूसरा स्टेटमेंट स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। ये था आपका स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। So you understand the strategy, you understand the management, now you can combine it.
then we get something called as strategic management. We know that management को हमने दो senses की बात करी थी. We have a key group and we have the set of interrelated functions and processes. And certainly वही set of interrelated functions and processes को we are going to see as an activities and will be carried out by the top management. That is your strategic management. तो जब कभी भी स्ट्रैटेजिक वर्ड कहीं दिखाई दे, कुछ चीजें जरूर होती है. दैट इज फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज कंसर्न विद द टॉप मैनेजमेंट. इफ समथिंग इज स्ट्रैटेजी, जैसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर लो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात कर लो, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की बात कर लो, स्ट्रैटेजी इटसेल्फ की बात कर लो, इसका मतलब इट इज कंसर्न विद टॉप मैनेजमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन. नंबर 2, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. जब कोई स्ट्रैटेजिक है ना, इसका मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करेगा. इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड. ये हमेशा क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. मतलब इफ समथिंग इज स्ट्रैटेजिक इट मे शो इंपैक्ट इन द फ्यूचर एज वेल. आज का डिसीजन आपको कई साल बाद भी इसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है अपने बिजनेस में. क्या कहा सबसे पहला रूल आपने, तो आपके जो सबसे पहला रूल है हमारा, दिस इज द गोल्डन रूल फॉर स्ट्रैटेजिक टर्म. अगर स्ट्रैटेजिक टर्म कहीं है, इसका मतलब पहला इट इज कंसर्न विद द टॉप मैनेजमेंट, इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ये तीन चीजें तो निश्चित रूप से होंगी. सो व्हेन वी टॉक ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जैसा कि डेफिनेशन हमने पहले देखा था, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ क्या क्या, विजन, मिशन, objective and strategy formulation, then the implementation of strategy and evaluating the strategies, right? And corrective adjustment whenever needed. तो फिर वही डेफिनेशन है हमारा. क्या बोलेंगे, विजन मिशन को फॉर्मुलेट करो, ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करो, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करो, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो, कंट्रोल एक्सरसाइज करो. दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. क्यों ऐसा करो, ताकि आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट कर सको. दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन हमसे पूछा जाएगा सर, भूल जाओ. बट पता होना चाहिए यार, ये सिंपल टास्क है ना एसएम के, और सिंपल टास्क एसएम के तो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए. इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस. जैसा मैंने आपको कहा था ना, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक साल के अंत में जाके मैं क्या करूंगा, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करूंगा. आप ये नहीं कह सकते मैं 3 साल में स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा ना. इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट. जब भी कभी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है. इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस. फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है. द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज साइक्लिकल, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड एडजस्टिंग. क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड एडजस्टिंग. अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, वी डोंट हैव टू स्टडी, दैट इज नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस. बट प्रायर हम कहते हैं जो आज के डेट में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, कभी ये बिजनेस पॉलिसी हुआ करता था, राइट? अब यहाँ एक बड़ा सिंपल सा, ध्यान से सुनना मेरी बात को. अगर आपसे मैं सवाल पूछूं पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी आर सेम, आप बोला नहीं, गलत. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी टुडे यूज्ड टू बी पॉलिसी अर्लियर, आप बोला बिल्कुल सही, है ना. सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी टुडे यूज्ड टू बी पॉलिसी अर्लियर, दैट इज करेक्ट. बट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी आर नॉट सेम. ये दोनों सेम नहीं है. Originally called business policy, strategic management focuses on monitoring and evaluating external opportunities and threat, है ना. जनरली क्या होता है एसएम का मैं देखता हूँ ना, एसएम को देखता हूँ बच्चे भी कैसे पढ़ते हैं, और कुछ पढ़ाने वालों को भी देखता हूँ. दे टोटली सिंप्लीफाई इट, दे जस्ट कीप ट्रांसलेटिंग द बुक. किताब उठाया, उसको ट्रांसलेट किया. यू डोंट गेट एनी नॉलेज आउटसाइड द ट्रांसलेशन, और जिसका परिणाम ये होता है कि यू नेवर कम टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट. एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी आर नॉट सेम, करेक्ट. बट मैंने आपको साथ ही साथ क्या कहा, व्हाट इज स्ट्रैटेजी टुडे वाज पॉलिसी अर्लियर. तो ये घंटी बजना चाहिए दिमाग में खतरे की, सर बोल क्या रहे हो आप, है ना. इसमें तो बवाल है यार. और फिर क्या करना चाहिए, अपनी बुक उठानी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए. ना समझ में आए तो फिर मैं तो बैठा हूँ, है ना, मैसेज डालो, है ना. इसी वीडियो में मैसेज डाल देना है, या व्हाट्सएप करो, या डिफरेंट सोर्सेस आप मुझे मैसेज कर सकते हो. तो जस्ट आस्क, राइट. हमने क्या कहा, originally called business policy, SM focuses on monitoring and evaluating external opportunities and threat. Because whenever we talk of the SM, the entire story begins with the analysis. Without analysis, nothing will be done in the SM. याद रखना, strategic management की जब हम बात करते हैं, strategy formulation cannot be done on the basis of gut feel. आप क्या फील करते हो ना, आपकी क्या ओपिनियन है ना, इसके आधार पर कभी भी स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन नहीं होता. स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट. And how you are going to get the data and fact? For that purpose we have a process called as analysis. Analysis का मतलब क्या होता है? Analysis का मतलब होता है किसी भी बड़े सिस्टम को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना, फिर उन कंपोनेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना, उनके बीच के इंटर रिलेटेडनेस को समझना. So that what the analysis in general is. Here in strategic management we do the environmental analysis. So first of all what we do is we break the environment into different parts. Like we break it into the internal and external environment. External is further broken down into micro and macro.
Then we analyze all of the factors of the environment to come to a conclusion that what kind of strategy we can formulate. So when you analyze the internal environment, here you get the two factors, strengths and weaknesses of your own organization. And when you analyze the external environment, here you get the opportunities and threat. Opportunity means favorable condition in the market, threat means unfavorable condition in the market. And strength means your inherent capabilities, and weakness is your lacuna, your lack of the your inherent limitations, you can say in simple word, right? So और बड़ा मजेदार है, what can be opportunity for one company can be threat for the another. जो एक के लिए अपॉर्चुनिटी है दूसरे के लिए क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है. वो डिफरेंट एस्पेक्ट हम बाद में बात करेंगे. बट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एंड बेस्ड ऑन दैट strategy is formulated, because strategy is based on SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. So whenever strength matches with the opportunity, you get your strategy. It considers company's strengths and weaknesses. So we have the opportunity, threat, we have the strength, weakness. The goal is to design a strategy that ensure the company's survival and growth. So based on SWOT, we designed a strategy which will ensure the survival and growth of the company. That's what the strategic management is. Right? अब ये general pointers हैं regarding the strategic management. Let's talk about the business warfare now. अब मैंने आपको शुरू में ही कहा था business warfare. पता है business warfare में क्या होता है कि if you keep aside some of the exceptions, then there is never a win-win situation. बिजनेस में कभी विन विन सिचुएशन नहीं होता, बिकॉज अगर एक कंपनी जीतती है तो दूसरी कंपनी हारेगी. क्योंकि लेट्स से देयर इज वन कस्टमर, ओके, देयर आर टू कंपनीज कंपीटिंग फॉर द सेम कस्टमर. अगर वो कस्टमर किसी एक कंपनी से खरीदता है तो दूसरे का नुकसान है. अगर एक जीतता है तो दूसरा हारता है. बहुत कम ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां आपको विन विन सिचुएशन दिखाई देगा. जैसे मर्जर की बात कर लो, आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात कर लो, यहां कंपनीज का विन विन सिचुएशन हो जाता है. अदरवाइज इन जनरल आपको क्या दिखाई देगा, विन लूज का ही सिचुएशन आपको दिखाई देगा. सो एज अ कंपनी यू हैव टू विन, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एंड देयर इज ओनली वन रूल टू विन द गेम ऑफ द बिजनेस, एंड दैट इज टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट इज टू क्रिएट यूनिकनेस. इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है. सर हमारे सिलेबस के हिसाब से यह सच में नहीं है, सच में नहीं है. देयर इज ओनली वन वे, एंड टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वी हैव 3 मेथड्स. पता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना. सो अगेन वी हैव ओनली 3 मेथड्स टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सर्टेनली देयर इज ओनली वन वे टू win the game of business, that is to create uniqueness or the competitive advantage. Business follow the win or lose principle, where win-win situations are rare. मैंने क्या कहा आपको, win-win situation आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा. Each organization must build its competitive advantage to outperform competitors. If you want to outperform your competitor, you have to build the competitive advantage. This is achieved by following the strategic management process: analysis, formulation, implementation, evaluation and control. Again the same thing. Analyze करो, formulate करो, implement करो, evaluate करो, control करो, to create competitive advantage to win the business warfare. Win-win situation क्या होता है, बहुत ही rare होता है, right? Now let's talk about the objective of the strategic management. अभी तक आपने SM के बारे में अगर जो समझा है ना, सुना है ना मुझे ध्यान से, तो आपको ऑब्जेक्टिव पता है. आपने देखा दो चीजों को हमने बार बार एम्फेसाइज किया. एक चार्ल्स डार्विन की बात, क्या कहा था चार्ल्स डार्विन साहब ने, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. उन्होंने कहा भाई वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा. अगर ताकतवर होने से कोई सर्वाइव कर जाता तो डायनासोर सर्वाइव कर जाते. किया क्या उन्होंने, नहीं किया. या फिर बहुत सारे प्रजाति ऑफ स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वो एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए. बहुत सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. क्यों, क्योंकि वो अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए. सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो एक ऑब्जेक्टिव है हमारे एसएम का, वो ये है कि हम अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करके रखें. टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुल थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट. So keeping a balance with the environment, keeping fit with the organization, keeping a match with the organization and the environment, that is one of the objective of what SM. और एक जो बड़ा prominent है, जो ज्यादा डिस्कस किया हमने, that is to defeat the competition. SM will help you to defeat your competition by creating competitive advantage. तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया competitive advantage, एक ऑब्जेक्टिव हो गया cope environment, cope with environment. क्या बोलोगे, competitive advantage and cope environment. राइट, ये दो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम एसएम को अप्लाई करते हैं. तो दिस इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्या बोलोगे, अभी तक क्या सीखा हमने, ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन, दैट्स इट, जनरल फंडामेंटल. राइट, आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड हाउ टू डील विद द एनवायरमेंट.
ठीक है. व्हाट इज द डेफिनेशन? इट्स अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. Right? What we achieve here, we try to, with the help of SM, by doing analysis, formulation, implementation, evaluation, and control, we ensure the achievement of objective of the enterprise and creation of competitive advantage to defeat the competitor. Business warfare के बारे में हमने बात करी. क्या होता है कि क्या विन सिचुएशन होता है? बहुत रेयर होता है. जनरली हमें क्या मिलता है? विन लूज का सिचुएशन मिलता है, जहां कंपनी को विन करना होगा. विन करने का एक ही फॉर्मूला है, द कंपनी विल हैव टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ये कैसा प्रोसेस है? हमने कहा साइक्लिकल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन चलता रहता है, इसको आप टाइम बाउंड नहीं कर सकते. राइट? फिर हमने क्या कहा? हम ऑब्जेक्टिव की भी बात हमने कर ली. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करती है तो इससे उसको क्या फायदा मिल सकता है, और एसएम के क्या लिमिटेशंस हैं, एसएम से क्या बेनिफिट्स हैं, और एसएम के क्या लिमिटेशंस हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉपिक में यही टॉपिक जो है ना, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और आपके अटेम्प्ट में भी यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखोगे तो वहां आपको दिख जाएगा. जो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है ना, उस फॉर्म को जब आप फिल करोगे, देन यू विल बी गेटिंग अ लिंक. जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, जिस गूगल ड्राइव में आपको जो चार्ट बुक है, जो मास्टर बुक है, एसएम मास्टर बुक, उसके भी पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी पीडीएफ फाइल मिलेंगे. आने वाले टाइम में कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स के भी पीडीएफ फाइल आपको उसी फोल्डर में मिलेंगे. तो निश्चित रूप से ये काम कर लेना. लेट्स सी द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस. और एक बात यहां फिर से मैं बता दूं भाई, पन्ने नहीं उड़ाऊंगा, टाइम तो देना पड़ेगा बेटा, है ना, टाइम देना पड़ेगा. दूसरी बात की बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, और सबको मटेरियल भेजने में. तो सर आप इसको टेलीग्राम में क्यों नहीं डाल देते मटेरियल को? नहीं, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा एफर्ट लगाना जरूरी है. राइट? और एज अ स्टूडेंट आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है ना. किसी भी प्रेशर में मत, मैंने पहले भी कहा था, किसी का भी प्रेशर हो, पीयर प्रेशर की बात करें, रिलेटिव्स का प्रेशर हो, पेरेंट्स से भी हो सकता है प्रेशर आ रहा हो, किसी भी प्रेशर पे ध्यान नहीं देना है. आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसको ध्यान में रखते हुए जम के पढ़ाई करनी है. थोड़ी सी मेहनत करो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरो, यू विल गेट योर मटेरियल इमीडिएटली. ठीक है? वो आपको इमीडिएटली आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा. व्हाट्सएप नंबर फीड कर देना, या ईमेल आईडी डाल दोगे तो ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा. ठीक है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस. और पहला सेशन थोड़ा छोटा होगा, बट आगे के सेशंस आपके लंबे सेशंस होने वाले हैं, है ना. उसमें आपको 2-3 घंटे का सेशंस होगा, और बाकी के जो 2 सेशंस हैं आपके, इस सेशन में थोड़ा शॉर्ट रखूंगा. राइट? ताकि और बच्चे भी क्या कर सके, नोट्स प्रिक्योर कर सके और सही तरह से रिवीजन कर सके. नाउ टॉक अबाउट द बेनिफिट एंड द लिमिटेशंस ऑफ एसएम. लुक, एज फार एज बेनिफिट्स आर कंसर्न, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब देखो बालक, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन का क्या मतलब है. पढ़ तो चुके हो ना, ये तो ऑलरेडी आपका तैयार होगा. नहीं तैयार होगा फिर तो बवाल है भाई, बवाल है दोस्त. नहीं तैयार होगा तो फिर बहुत दिक्कत है. ठीक है? आपने निश्चित रूप से उसको पहले पढ़ रखा होगा. राइट? और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कंटेंट भी चाहिए एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, तो कंटेंट भी आपको तैयार रखना है. Now talk about the type of question they ask here in the benefits and limitations. Whenever they ask the benefit or limitation directly, every student can write it. ये इतना सिंपल है ना, तो कोई भी लिख के आएगा. But what they are doing exactly, they are asking that in a case format. अब वो क्या करते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो बनाते हैं, और उस सिनेरियो में कंपनी के बारे में कुछ आपको डेटा देंगे, कुछ बताएंगे, और फिर आपको बोलेंगे बेनिफिट बताओ इस कंपनी के कंटेक्स्ट में, और बेनिफिट एंड लिमिटेशंस को उसके साथ वो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. एंड दैट्स अ चैलेंज. वहां 2 तरह के चैलेंज क्रिएट होते हैं. पहला, टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कि भाई एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है. दूसरा, इसको लिखें कैसे. क्या फिर हम सेम लिख पाएंगे? नहीं, आपको अपने आंसर को मोल्ड करना होगा अकॉर्डिंगली. राइट? तो यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि इफ दे आस्क द केस क्वेश्चन हियर, इन दैट केस इट विल बिकम द डिफिकल्ट पार्ट. इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है. टॉक अबाउट द बेनिफिट. हमने क्या कहा, हमने सर विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करी है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एनालिसिस करने के बाद हम अपना विजन फॉर्म किया. What is vision? So what kind of future we are trying to create? What we are trying to become? Let's say 30 year down the line or 50 year down the line. हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए, जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी हैव अ प्लान ऑफ एक्शन एंड ट्राइंग टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो ना, सपोज यू हैव सेट अ टारगेट ऑफ योर academics. आपने क्या कहा, आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. सो वो क्या दे रहा है आपको, एक डायरेक्शन दे रहा है. जाहिर सी बात है, एसएम में आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर direction. So direction to the company to move ahead by defining goals and mission.
तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्शन। क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्शन। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बाय व्हाट, गोल। तो डायरेक्शन बाय गोल, क्या बोलोगे, डायरेक्शन बाय गोल। पहला बेनिफिट क्या हो गया, तो आपने कहा डायरेक्शन बाय गोल। डायरेक्शन बाय गोल, ये हमारा पहला बेनिफिट हो गया कि डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन कहां से पता चल रहा होता है, गोल से पता चल रहा होता है, ऑब्जेक्टिव से पता चल रहा होता है। नंबर 2, एसएम का पहला स्टेप क्या है, एनालिसिस। हमने कहा था बिना एनालिसिस के हम कुछ भी फॉर्मुलेट नहीं करते। और अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर हम प्री प्लान्ड हैं। एनालिसिस का मतलब है सर वी आर प्री प्लान्ड। सो और अगर हम प्री प्लान्ड है तो क्या है, प्रोएक्टिव है। सो टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, क्या बेनिफिट है, एसएम हमें क्या बनाता है, प्रोएक्टिव। सो प्रोएक्टिव कैसे, एनालिसिस मेक प्रोएक्टिव, एनालिसिस मेक्स प्रोएक्टिव। क्या याद रखना है, पहला डायरेक्शन बाय गोल, दूसरा एनालिसिस मेक्स प्रोएक्टिव। तो दूसरा क्या हो गया बेनिफिट हमारा, प्रोएक्टिव। ये हमें क्या बनाता है, प्रोएक्टिव। नंबर 3, फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, राइट। अब हम जैसे कि हम बात करते हैं कि वी हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, करेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली वी टेक डिसीजंस। जो मेजर डिसीजन, जैसे हमने कहा प्रोडक्ट लॉन्च का, हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या हमने एक नया बिजनेस लॉन्च किया, हमने डाइवर्सिफाई किया, दीज डिसीजंस आर टेकन हियर अंडर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आप क्या कहते हो, जो मेजर डिसीजंस होते हैं ना, दोज आर टेकन हियर। सो एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आवर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो आपने क्या कहा, नंबर 3 इज अपॉर्चुनिटीज, है ना, एंड डिसीजन फ्रेमवर्क। क्या बोल दोगे, एंड डिसीजन फ्रेमवर्क। तो कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। पहला क्या कहा, डायरेक्शन बाय गोल, दूसरा एनालिसिस मेक्स प्रोएक्टिव, तीसरा अपॉर्चुनिटी एंड डिसीजन फ्रेमवर्क। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, अब बहुत ज्यादा ना लेटर वाली कोडिंग मत करना, जैसे DDLJ, है ना, ऐसे करके कोडिंग कर लिया, ये बहुत ज्यादा मत करना। अगर कर रखा है ना तो छोड़ दो, अभी भी वक्त है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इससे बुलेट पॉइंट याद रहते हैं, रीजंस याद नहीं रहते। जब आप उसका आंसर लिख के आते हो ना एग्जामिनेशन में, उसमें परफेक्शन नहीं होता। और ऐसा होता है, पता है आपको क्या होता है, बच्चा जब एसएम लिख के आता है तो वो सोचता है कि अरे मैंने तो 4 डाला, राइट, मार्क्स नहीं आते। अरे एसएम छोड़ो, जो तो एफएम में भी होता है भाई, हम सॉल्व करके आते हैं, हमें पता है, हमें लगता है कि हमने सही सॉल्व किया, हमें मार्क्स ही नहीं आता। तो हमें इससे बचना है। और थियरी पेपर में खास करके इससे बचने का तरीका क्या है कि ज्यादा ना लेटर कोडिंग मत करो। इसलिए मत करो क्योंकि वो लेटर कोडिंग ही याद रहेगा, उसका रीजन आपको पता ही नहीं होगा। जैसे हमने कहा डायरेक्शन है, तो आप लिख दोगे एसएम प्रोवाइड डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यू वॉन्ट गेट द मार्क्स। एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि ये रट्टा मार के आया है, इसको सिर्फ डायरेक्शन पता है लेकिन उसको ये नहीं पता है डायरेक्शन कैसे। तो आपने कहा डायरेक्शन बाय गोल, अगर आप इतना दिमाग में रखते हो ना डायरेक्शन बाय गोल, तो आप बता सकते हो कि भाई चूंकि हम गोल फ्रेम करते हैं, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं, विजन फ्रेम करते हैं, तो इससे हमारे कंपनी को डायरेक्शन मिलता है। लाइकवाइज सेकंड में आपने कहा प्रोएक्टिव, कैसे, तो आपने कहा एनालिसिस, एनालिसिस ही हमें प्रोएक्टिव बनाता है। थर्ड में आपने कहा डिसीजन मेकिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फाइंड हमारे को एसएम कराता है। Number 4, corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. So we have a method of evaluation and control, and we continuously do that. We keep a strategy flexible. So if there is any kind of mistakes, so we have provision for that. If any kind of unanticipated events happen, in that case we have provision for that. तो किसी भी तरह के mistakes and pitfall के लिए हमारे पास क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या बोल देंगे, डिफेंस मैकेनिज्म इज आवर 4th पॉइंट। नंबर 5, इनहैंस लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी बिजनेस के लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। लॉन्गेविटी को क्यों बढ़ाता है, तो हमने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बिकॉज वी कीप बैलेंस विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम भी चेंज हो रहे हैं, तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा, प्रॉस्पर करेगा। सो इट विल सर्टेनली इनहैंस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस एंड डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी, दैट इज द कोर ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट वी हैव टू क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसी, वी हैव टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। So these are certain benefits। आप डायरेक्शन की बात कर लो, बीइंग प्रोएक्टिव की बात कर लो, डिसीजन फ्रेमवर्क की बात करो, या फिर आप बात कर लो अपॉर्चुनिटीज की, डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास, लॉन्गेविटी है हमारे पास, और साथ ही साथ कोर कॉम्पिटेंसी हमारे पास। दीज आर द बेनिफिट्स। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं एसएम के। सबसे पता है सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, हम कहते हैं सर अच्छा लिमिटेशन समझना बहुत आसान है। आपको अभी तक फील हो रहा है कि सर फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक भी नहीं है सर, ये तो रिवीजन है, मैराथन रिवीजन है, राइट। और मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो रेगुलर लेक्चर का सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ, ठीक है। उसके बाद भी आप देखोगे इट विल टेक टाइम, इट विल टेक कंसिडरेबल टाइम। और लेकिन ये रिवीजन ऐसा रिवीजन होगा जो आपको पूरी तरह से एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर देगा। तो आप पढ़ने में अगर इतनी परेशानी हो रही है तो इंप्लीमेंट करने में कितनी परेशानी होगी, ऐसे ध्यान में रख लेना, है ना, तो इससे इजीली याद रहेगा। व्हाट हैपेंस हियर एग्जैक्टली इज कि एसएम में आप एनालाइज कर रहे हो,
फॉर्मुलेट कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। आपको ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इट विल टेक लॉट ऑफ कॉस्ट, यू विल हैव टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और ये जो आप पैसा लगा रहे हो ना, इस पे आपको तुरंत रिटर्न भी नहीं आएगा। ये आपका ऐसा प्रोजेक्ट होगा ना जिसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देने वाला है, फ्यूचर में दिखाई देने वाला है। इमीडिएट बेनिफिट तो आप भूल जाओ, वो नहीं मिलने वाला आपको। सो एसएम एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू डू एनालाइज, फॉर्मुलेशन, इट टेक्स टाइम, right? Meanwhile environment will keep changing, you will have to do it again and you will have to keep doing it. तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये एक कॉस्टली प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना होगा। अब ये इतना टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? तो इसका एक छोटा सा आप इंप्रेशन इससे ले लो कि एक वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। यू नो व्हाट डज मीन बाय कॉम्प्लेक्स? किसी भी चीज को आप कॉम्प्लेक्स कब कहते हो? आपको मैंने एक एफएम का प्रॉब्लम दिया, आपको तो सर दिस प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स, कब होता है वो कॉम्प्लेक्स? क्या आप सारे प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कहते हो? जवाब है नहीं सर, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं जो समझने में दिक्कत होती है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे डेटा आइटम होते हैं, उलझा हुआ होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सब एक दूसरे पर असर कर रहा होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझने में दिक्कत होती है। तो आपका बिजनेस एनवायरमेंट भी ना कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है। व्हाई वी से दैट? बिकॉज इन बिजनेस एनवायरमेंट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड ऑल दोज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। वो आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से जब एक फैक्टर चेंज होता है तो उसका आपको एक वेव लाइक इफेक्ट दिखाई देगा और मल्टीपल फैक्टर्स आपको इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। So whenever you have to understand the environment, you have to break the complex system into components, then you study each and individual component and then you try to establish the relationship. So it's a complex environment, is complex, it is changing continuously and that again is a limitation of SM. ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डील करना तो वैसे भी लिमिटेशन होगा। जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो आपने कहा सर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एक लिमिटेशन हो जाएगा, टाइम लेता है बहुत ज्यादा, ये एक लिमिटेशन हो जाएगा, कॉस्ट लगता है इसमें बहुत ज्यादा, ये एक लिमिटेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, वो पता है क्या है? आप जब स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हो, आपने सीखा था बिजनेस वॉरफेयर में विन विन सिचुएशन बहुत रेयर होता है। दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, दे आर ऑल्सो मूविंग स्ट्रेटेजिकली, तो हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड योर स्ट्रेटेजी, हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड योर स्ट्रेटेजी, that is totally uncertain, that you cannot decide how they are going to respond your strategy and that is a limitation, right? तो ये आपके क्या हो गए? limitations हो गए 4। सबसे पहला environment is highly complex, दूसरा हो गया it's a time consuming process, तीसरा हो गया it is a costly process, चौथा हो गया difficult to clearly estimate the competitive response to a firm's strategies। आपके स्ट्रेटेजी को किस तरह का कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, दैट इज टोटली नॉट क्लियर, राइट? टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज एनालिसिस में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, कॉस्टली है बिकॉज यू विल हैव टू हायर कंसल्टेंट टू डू थिंग्स, तो उसमें भी आपका कॉस्ट जाएगा, टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट जा रहा है, एफर्ट जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है। So these are the limitations of SM. So we have the benefit and we have the limitations, and trust me, this is not a challenge. This kind of theory can be easily kept in mind. But challenge will appear when this will be asked in a case question, case scenario, and they are asking limitations and benefit in case scenario. You have to be prepared for that, है ना? तो कुछ questions मैं आपको दूंगा जब हमारा 5th chapter complete होगा, then I will be sharing you with a comprehensive list of questions. Besides the important question list, तो वहां मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए हमें while writing the answer for such questions. This is all about your SM. ये क्या था? आपका strategic management था. Now, as I told you earlier, आज का सेशन में थोड़ा सा ब्रीफ रखूंगा. The reason is there are a lot of requests. Let me send all of them the book. सबके पास बुक चला जाएगा तो मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंट रहूंगा, एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. इसीलिए इतना जल्दी मैंने शुरू किया. इसी बात पे एक बात याद आ गई, इतना जल्दी शुरू किया. May 25 का रिवीजन आज से 12 महीने पहले से यूट्यूब पे घूम रहा है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है. लुक, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. आप शुरू में रिवाइज नहीं करते, ये एक नया ट्रेंड चला है ना, कि अभी मान लो 2026 का एग्जाम है, सो आज रिविजनरी वीडियोस, आज रिवीजन कराया जा रहा है. तो इसका परिणाम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन, है ना. और बहुत सारे बच्चे इसमें इंडल्ज करते हैं. दे स्टार्ट वॉचिंग रिविजनरी वीडियोस विदाउट गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट थॉरली, और वो डिजास्ट्रस होता है. अब हमारा मे का एग्जाम है, वी हैव फ्यू मंथ्स इन हैंड. नाउ इज द टाइम टू रिवाइज, करेक्ट. और यही रीजन था कि मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि सर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो.
तो मैं यही बोला कि भाई मैं रिवीजन कराऊंगा, टाइम आने दो, सही टाइम पे कराऊंगा दोस्त, इतना पहले से रिवीजन नहीं करते। अभी आप अपने सिलेबस को थोड़ा कवर करो, जैसे भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इट्स ओके, अपने सिलेबस को पहले कवर करो। एक बार आपने कवर कर लिया, देन लुक फॉर द रिवीजन वीडियो, ताकि आप उसको फिर और क्लैरिटी कर सको उस चीज में, ठीक है। आज के सेशन को मैं ब्रीफ रखूंगा। अगले सेशन में, जिसका अनाउंसमेंट मैं कल कर दूंगा, व्हाट विल द टाइम एंड डेट, तो उस टाइम एंड डेट पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और सेकंड चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। 3 सेशन में ये आपका पूरा का पूरा कवर होने वाला है सिलेबस, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, 3 सेशन में, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।